डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास। हम लोग आज इस क्लास में प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के यूज एंड फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। हम लोग जो है ना वर्ब के बारे में पहले जान चुके हैं। वर्ब क्या है, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। उसमें हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक एक्जुलियरी वर्ब का और एक मेन वर्ब का। तो यहाँ पे जो हमने देखा एक्जुलियरी वर्ब को, उसके तीन प्रकार होते हैं। एक हुआ आपका प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब, दूसरा हुआ मॉडल एक्जुलियरी वर्ब और तीसरा हुआ सेमी मॉडल एक्जुलियरी वर्ब। हम इन सभी वर्ब से जो है ना परिचित हो चुके हैं। अगर आप परिचित न हुए हो तो इस चैनल में ही इसके प्रीवियस क्लासेस के जो है ना वीडियो मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और वहां पे जाइए और विशेष रूप से वर्ब से इंट्रोड्यूस हो लीजिए। उसके बाद इसको देखें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप पहले से समझे हैं तो यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब के बारे में विस्तार से समझते हैं। फॉर ट्रांसलेशन हम लोग इसका उपयोग पहले ट्रांसलेशन में करें। बेसिकली जब आपको ये समझ में यूज आ जाएंगे तो ग्रामर की यूज अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस करना होगा और आप ग्रामर की यूज को बड़े आसानी तरीका से पूरा कर पाएंगे। सो लुक हियर, हमने जाना कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब के तीन ब्रांच होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्ब टू बी। अब इस वर्ब टू बी के जो दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, उसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म के बारे में अध्ययन करें। इज और एम का प्रयोग। हम इज और एम का प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ ध्यान देंगे, प्रेजेंट टाइम में किसी सब्जेक्ट की स्टेट, स्टेट बोले तो किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार, गुण, पद या स्वभाव को दर्शाने के लिए। अभी के समय में अगर आप किसी वस्तु की स्टेट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप वहां इज और एम का प्रयोग करेंगे। हमने एक टर्म को देखा, स्टेट मतलब जो हम लोग हैं, जो हम हैं, जो वह है, जो आप हैं, जो यह है, हमारा स्टेट कहलाता है। स्टेट के अंतर्गत हमारे रंग आ जाते हैं, रूप आ जाते हैं, आकार, गुण, पद आ जाते हैं और स्वभाव आ जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल को यहाँ रखते हैं। एच, मान लीजिए मैं काला हूं, रंग का बोध हुआ। तुम सुंदर हो, रूप का बोध हुआ। वह लंबा है, आकार का बोध हुआ। राम ईमानदार है, गुण का बोध हुआ। राम और श्याम शिक्षक हैं, यहां से पद का बोध हुआ। स्वभाव के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल से किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, गुण, पद के बोध हो रहे हैं। ये सभी टर्म्स जो है ना स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारी अवस्था हुई अभी के समय का। अब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। जब हम इसको इंग्लिश में रखते हैं तो हमारी बनावट होती है सेंटेंस की, आप सबसे पहले सब्जेक्ट
का प्रयोग करेंगे। आप एक लाइन में जान ले सब्जेक्ट है क्या। इस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोले हैं वह सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं काला हूं, किसके बारे में बोला? मैं के बारे में, मैं सब्जेक्ट हुआ। तुम सुंदर हो, किसके बारे में बोला? तुम के बारे में, तुम सब्जेक्ट हुआ। वह लंबा है, किसके बारे में बोला? वह के बारे में, वह सब्जेक्ट हुआ। राम ईमानदार है, किसके बारे में बोला? राम के बारे में, तो राम इसका सब्जेक्ट हुआ। राम और श्याम शिक्षक है, किसके बारे में बोला? राम और श्याम के बारे में, तो राम और श्याम सब्जेक्ट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, इसके बाद इज, आर या एम का प्रयोग करते हैं, इसके बाद स्टेट का प्रयोग करते हैं। स्टेट बोले तो काला, सुंदर, लंबा, ईमानदार, शिक्षक, यानी सब्जेक्ट जो होता है वह स्टेट कहलाता है। तो हम इनको जो है ना 3 वर्ड्स के अंतर्गत देख लेंगे। पहला सब्जेक्ट, सेकंड हमें इज और एम से किसी एक का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद हम स्टेट का प्रयोग करते हैं। अब ये इज और एम का प्रयोग जो है इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आप समझेंगे यहाँ। नोट, यह इज जो है, जब आपका सब्जेक्ट आई, जब आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो तथा कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो तथा कोई प्लुरल नाउन हो, तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो इसके साथ आप एम का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ लिया जाए तो इसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। तो यहां जो आप इज और एम के सिलेक्शन का प्रोसेस देख रहे हैं, इसे थोड़ा सावधानी से समझ लीजिए। इसमें हम लोग सब्जेक्ट को 2 तरीके से रखे हैं, एक प्रोनाउन के रूप में, एक नाउन के रूप में। ये नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम नाउन कहा जाता है। अगर आप किसी एक के बारे में बोलते हैं तो वो सिंगुलर नाउन हुआ। एक से ज्यादा के बारे में बोलते हैं, चर्चा करते हैं, लिखते हैं, तो वह प्लुरल नाउन हुआ। तो यदि वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो आप उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और प्लुरल फॉर्म में होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। बाकी जो पर्सन के अनुसार हम देख चुके हैं, ही, सी, इट के मतलब क्या होते हैं, वी, यू, दे का मतलब क्या होते हैं, और आई का मतलब क्या होता है। यहां तक हम लोगों ने फाइनल किया। अब इसके अनुसार हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लें। जैसे यहां एग्जांपल है, मैं काला हूं। आंसर देखिएगा, सब्जेक्ट आई हुआ, इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, स्टेट ब्लैक हुआ, आई एम ब्लैक। तुम सुंदर हो, सब्जेक्ट यू हुआ, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और स्टेट के जगह पर ब्यूटीफुल लिखते हैं, यानी तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। वह लंबा है, ही, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे और टॉल लिखते हैं, स्टेट के जगह पे इज टॉल, वो लंबा है। राम ईमानदार है, सब्जेक्ट हुआ राम। चूंकि राम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो जब एक व्यक्ति का बोध होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट। राम और श्याम शिक्षक है, ध्यान देंगे, राम एंड श्याम। इस बार जो है ना डबल नेम के प्रयोग हुए,
तो जब डबल नेम्स हो गए यहाँ पे तो ये प्लुरल नाउन की कैटेगरी में जाएगा, और यदि ये प्लुरल नाउन है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। राम एंड श्याम आर टीचर्स। इत्यादि। तो यहां तक आपने देखा कि हम इज और एम का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में किसी वस्तु के स्टेट, रंग, रूप, आकार, गुण एवं विशेषता को बोलने के लिए, लिखने के लिए करते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं, नोट कीजिए। ओके, तो हम लोग ने देखा इज और एम का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में किसी वस्तु के स्टेट को दर्शाने के लिए करते हैं, रंग, रूप, आकार, गुण एवं विशेषता। अब इस इज और एम का प्रयोग यानी सेम फंक्शन में जो है ना, आप नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सेंटेंस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि वह सभी सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आपने वेरियस एग्जाम्पल भी देखा था जहां पे हमने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, इटिस टर्म्स के प्रयोग होते हैं। अब यहाँ जो है ना, इज और एम के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर हमारा सेंटेंस होता है मैं काला नहीं हूं, तुम सुंदर नहीं हो, राम एक राजा नहीं है, राम और श्याम शिक्षक नहीं है, इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रत्येक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ। तो जब किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। हर एक एग्जांपल को देखते हैं हम। मैं काला नहीं हूं, यानी हमने स्टेटमेंट को ना में बोला। अगर ना में बोला तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए रूल जो होते हैं ऐसे होते हैं। हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद इज, आर या एम को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ इज, कब आर, कब एम का प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जैसा सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन आप इज और एम का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद स्टेट लिखेंगे। नेगेटिव का मतलब हो गया इज, आर, एम प्लस नॉट, यानी हमें सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना पड़ता है इस नहीं को इंडिकेट करने के लिए। तो हमारा आंसर होता है, जैसे मैं काला नहीं हूं, आई एम नॉट ब्लैक, तुम सुंदर नहीं हो, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, राम एक राजा नहीं है, राम इज नॉट अ किंग, राम और श्याम शिक्षक नहीं है, राम एंड श्याम आर नॉट टीचर्स। यह आपका एग्जाम्पल हुआ इन नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं जिसे आप ध्यान देंगे। यहां ब्लैक और ब्यूटीफुल स्टेट को दर्शाते हैं जो एडजेक्टिव से लिए गए हैं। मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इस एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम इस एडजेक्टिव के अंत में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ जो आप दो स्टेट को देख रहे हैं, किंग और टीचर्स,
ये नाउन से लिए गए हैं, काउंटेबल नाउन है ये। तो जब किसी सब्जेक्ट का स्टेट काउंटेबल नाउन हो और वो सिंगुलर हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं, और प्लुरल फॉर्म में यानी जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हम उस स्टेट के अंत में एस ईएस का प्रयोग करते हैं। कब? जब यह स्टेट कोई काउंटेबल नाउन होता हो तब। यहां तक कोई डाउट आपको? बिल्कुल नहीं। तो हमने देखा इन नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको जो है ना हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाइज समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग सेंटेंस सेक्शन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी भली भांति परिचित हो चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसके प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के काम आता हो, यदि से पढ़ने से, बोलने से, लिखने से, सुनने से यह बोध होता हो कि आपसे कुछ पूछा गया, तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से समझेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक पहला क्वेश्चन को हम लोग देख ले। नेक्स्ट, यस नो क्वेश्चन। वे सभी प्रश्न जिसका आंसर आप हाँ में दे सकते हैं, ना में दे सकते हैं, इन्हें यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह हमेशा क्या से शुरू होते हैं। इसे डिफाइन कर लेते हैं। वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। वे सभी प्रश्न जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। इसके साथ अन्य सिस्टम को देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा क्या से शुरू होता है, और इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो हमेशा क्या से शुरू होता है। मतलब यह प्रोसेस जो है ना इन हिंदी, ये हमारे लैंग्वेज में लागू होता है। ऐसे भी हम आप लोगों को बोल चुके हैं कि हम सब हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, हिंदी भाषी व्यक्ति हैं। हम हिंदी को भली भांति समझते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड को ही हिंदी में समझते हैं। हमारी जो एक्सप्रेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, सब हिंदी में होता है। अब हमें अंग्रेजी का अध्ययन करना है। जब हम अपने भाषा के एक एक टर्म को इस भाषा में कन्वर्ट करना सीखेंगे, इसके रूल को जान के इसके रूल को जानेंगे, तो हमारी अंग्रेजी आसान हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है ना मैक्सिमम एग्जाम्पल, मैक्सिमम डिफिनेशन, मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशन को जो है ना हिंदी में समझने की कोशिश करें। उसके बाद अपने आप आपका अंग्रेजी क्लियर होता चला जाता है। तो यहाँ देखेंगे हिंदी की सेंटेंस के अनुसार यदि हम किसी सेंटेंस को क्या से शुरू करते हैं तो उसे यस नो क्वेश्चन के कैटेगरी में रखते हैं या यस नो क्वेश्चन कहते हैं। लाइक दैट, क्या आप एक शिक्षक हैं? क्या वह महान है? अब यहां जो आप दो सेंटेंस देख रहे हैं, इसके पहले यहां जो दो आप सेंटेंस देख रहे हैं,
इसे पढ़ने से, बोलने से, लिखने से बोध होता है कि आपसे कुछ पूछा गया। अगर वह सभी सेंटेंस जो आपसे कुछ पूछता हो, अगर आपसे कुछ पूछता हो तो हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात भी, अगर किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देखेंगे, यह ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर आप हाँ में भी दे सकते हैं और ना बोलकर भी दे सकते हैं। जैसे, क्या आप एक शिक्षक हैं? हाँ, इट मीन्स आई एम अ टीचर। ना, इट मीन्स, बोलते हैं ना, क्या आप एक शिक्षक हैं? हाँ, इट मीन्स आई एम अ टीचर। नहीं, इट मीन्स आई एम नॉट अ टीचर। अगर हम हैं तो यस भी बोल सकते हैं, नहीं है तो नो भी बोल सकते हैं। तो ये तमाम प्रश्न जिसके आंसर देने के लिए हम यस और नो का प्रयोग करते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे, इसकी पहचानने का एक और तरीका है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमेशा क्या से शुरू होते हैं। तो रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जब पहले क्या हो तो आप इज, आर या एम का प्रयोग पहले करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब स्टेट को मेंशन करेंगे, परंतु लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि रिटन इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर के एक एक पॉइंट का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। आपका जो भी पंक्चुएशन हो, साइन का यूजेज हो, उस पर आप विशेष केयर करेंगे। यह सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। बिना किसी साइन के सेंटेंस मीनिंगलेस होते हैं। आप परिश्रम करें, समझे भी, लिखे भी, और एक माइनर मिस्टेक से अगर आपका सारा चीज जो है ना गलत हो जाता हो, सारी बातें जो है ना अनर्थ हो जाता हो, तो फिर हमें इतना मेहनत करने से, परिश्रम करने से बेनिफिट क्या होता है, क्या फायदा है? नथिंग एट ऑल। दैट्स व्हाई जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को जो है ना प्रेजेंट कीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कीजिएगा। अब आंसर आप अपने से भी ले सकते हैं। जैसे यहां देखेंगे, आपकी सहूलियत के लिए हम इसे ट्रांसलेट कर लें। क्या आप एक शिक्षक हैं? आर यू अ टीचर? क्या वह महान है? इज ही ग्रेट? इत्यादि। अब बोलिए, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो। हमने देखा कि हम कैसे इज और एम का प्रयोग जो है ना नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यस नो क्वेश्चन में करते हैं। ये सब हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हुए जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। ट्रांसलेशन आपके लिए काफी महत्व रखता है। आप कभी ऐसा ना समझें कि लिटरेचर और ग्रामर से आपकी नैया पार हो जाएगी। जब आप हिंदी भाषी हैं तो आपको अपने भाषा से उस भाषा में आने जाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे समझ लेने से सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाता है। ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए काफी मदद करता है। तो हमने जो है ना ट्रांसलेशन का फर्स्ट सेक्शन ही देखा, बड़े ही सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय यस नो क्वेश्चन। अपने यस नो क्वेश्चन तक देखा। अब आप इसे नोट कर लीजिए और हम जस्ट इसके आगे देखते हैं कि अन्य सेक्शन में जो होते हैं ना इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं। ओके, राइट डाउन। अब यहां देखें, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने यस नो क्वेश्चन को विस्तार से समझा, बड़ी आसानी से समझा। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम यस नो क्वेश्चन को देख रहे थे उसके साथ एक नोट पॉइंट को आप देखेंगे। यस नो क्वेश्चन, नोट में क्या देखना है हमें? जैसे क्या
राम एक राजा नहीं है। क्या हम लोग महान नहीं हैं? अब डबल सिस्टम यहां देखने में मिला आपको। एक तो सेंटेंस को हमने क्या से शुरू किया था, यस नो क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। साथ ही साथ हमने जो है ना इसमें नहीं का प्रयोग किया, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, करेक्ट। तो आपने यहां पे देखा यस नो क्वेश्चन है क्या, यहां पे जो है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव है क्या। ये जब प्रश्न नेगेटिव में प्रश्न को पूछता है तो हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। हालांकि हम इस क्वेश्चन का भी आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वे सभी प्रश्न जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या राम एक राजा नहीं है, यहाँ भी रिप्लाई करने का प्रोसेस है। यू मे यूज यस और नो, आप यस का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट, और आपका आंसर 100% कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने रूल को प्रयोग किया। रूल देखिएगा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है तो हम सबसे पहले इज आर या एम का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आपने नेगेटिव में देखा कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस नॉट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इज आर एम यहां से उठकर यहां आ जाता है और नॉट जहां है वहीं पे रह जाता है। और इसके बाद हम स्टेट लिखते हैं, परंतु अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। बोलिए रूल समझ में आया? तो इसके अनुसार आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम खुद ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए और अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो क्लियर? क्या राम एक राजा नहीं है? इज राम नॉट अ किंग? क्या हम लोग महान नहीं हैं? आर वी नॉट ग्रेट? अब सवाल ये है कि क्या हम इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग परमानेंट सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं? क्या हम इज और एम के साथ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन इसके बनावट में चेंजिंग आ जाता है। अगर हम इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जब हम इसका प्रयोग इज और एम के करीब लेके चलते हैं तो हम इसका एब्रिविएशन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इट मींस योर आंसर शुड बी isn't Ram a king? Aren't we great? अब आप अपने सहूलियत के अनुसार जो आपको अच्छा लगे किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे प्रेजेंट करें तो या ऐसे प्रेजेंट करें तो निसंदेह दोनों सही है, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने यस नो क्वेश्चन को दो तरीके से देखा, एक अफर्मेटिव टर्म के अनुसार और दूसरा नेगेटिव टर्म के अनुसार। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट क्या होता है। चलो क्लियर? WH क्वेश्चन, इसे WH विद हाउ के नाम से भी जाना जाता है। बोलचाल के भाषा में हम इसे सिर्फ WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो WH क्वेश्चन है क्या? वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं
उसे, WH क्वेश्चन कहते हैं। वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं उसे WH क्वेश्चन कहेंगे। यानी हम यहाँ पे प्रश्न को दो तरीका से समझ ले। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके आंसर हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके आंसर ना हम हाँ में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं, इन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नबोधक शब्दों, ये प्रश्नबोधक शब्द जो है ना आपके हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। इस समय हम आपको लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में डिस्कस करते हुए मिले थे या हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस समय हमने आपको बताया था कि लमसम जितनी भाषाएं हैं उन सभी का व्याकरण, ग्रामर मोर देन 80% एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी ग्रामर को इजी वे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हिंदी व्याकरण का नियमित अध्ययन कर लें। मेरा दावा है कि आपको अंग्रेजी ग्रामर वैसे ही समझ में आएगी जैसे आपने हिंदी व्याकरण का स्व अध्ययन किया है। तो यहाँ हमने देखा कि ये प्रश्नबोधक शब्द जो है ना हमारे हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। ये वो शब्द हैं जिनके प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, लाइक दैट टर्म इन इंग्लिश। हम इसे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नबोधक शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद रहता है। अब इन चीजों को आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये बनावट हमारे हिंदी सेंटेंस के हैं। यानी इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं जिसका आंसर हम हाँ में नहीं दे सकते हैं, ना में नहीं दे सकते हैं, इनमें प्रश्नबोधक शब्द के प्रयोग करते हैं जो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए राम क्यों एक राजा है, हम लोग कैसे महान हैं। Here are two examples. यहाँ दो एग्जाम्पल हुए। We cannot answer this question with yes or no. हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में दे ही नहीं सकते। इसे आंसर देने के लिए एक कंप्लीट वर्ड या कंप्लीट सेंटेंस के प्रयोग करने पड़ेंगे। अतः इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है, इन सभी प्रश्नों में प्रश्नबोधक शब्द के प्रयोग होते हैं फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। कब, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कितना, ये सब जो है ना लगभग हमारे प्रश्नबोधक शब्द होते हैं जिनके प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे इस तरह के सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब ये WH वर्ड क्या है, तो इन चीजों को हम एक लाइन में ऐसे समझ लें। नोट, सम WH वर्ड्स, इसमें होता है व्हाट, क्या, हु, कौन, whom, किसको, which,
किसे, हुज किसका, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहां। तो ये वह टर्म हुए जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। इंक्लूडिंग ऑल दिस वी हैव अनदर WH टर्म्स, क्वेश्चन वर्ड्स लाइक दैट हाउ कैसे, और हाउ सीरीज को भी देखेंगे। हाउ मच, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना। फर्क इतना ही है कि हाउ मच का प्रयोग जो है ना अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मेनी का प्रयोग जो है ना काउंटेबल नाउन के लिए किए जाते हैं। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट WH वर्ड हुए, इंक्लूडिंग हाउ एंड हाउ सीरीज। अब आप इसे नोट कर लें और हम इस तरह के सेंटेंस को एक बार ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हम WH वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, राइट डाउन। नाउ तो हमने एग्जाम्पल में WH वर्ड को देखा है। अब उस WH वर्ड के प्रयोग करेंगे जो सेंटेंस आपने पहले नोट किया। पहले हम एक यहां पे जो है ना WH क्वेश्चन के लिए जो इजर एम के साथ इस सेक्शन में जो हम रूल यूज करते हैं उसको समझ लें। आप सबसे पहले WH वर्ड को लिखें, इसके बाद इज और या एम का प्रयोग करें, फिर इसके बाद सब्जेक्ट को रखें। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव हो, मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राम क्यों एक राजा नहीं है, हम लोग कैसे महान नहीं है, उस परिस्थिति में हम यहाँ नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो नहीं करते हैं। इसलिए आप नॉट के पहले जो है ना दोनों साइन को इंडिकेट कर लेंगे, यानी आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यक हो तो नॉट को प्लस कर लेते हैं, नहीं तो नॉट को माइनस कर देते हैं, यानी नहीं लिखते हैं। इसके बाद जो है ना आप स्टेट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्योंकि यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हमने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो विंग होते हैं, एक हो गया यस नो क्वेश्चन और दूसरा हो गया WH क्वेश्चन। अब देखेंगे हमने आपको यहाँ WH वर्ड के बारे में डिस्कस किया है। राम क्यों एक राजा है, क्यों किस टर्म का प्रयोग करेंगे, व्हाई, इसके बाद इज, इसके बाद राम, और इसके बाद अ किंग, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। योर आंसर इज हियर, व्हाई इज राम अ किंग, राम क्यों एक राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे आप। हम लोग कैसे महान हैं, कैसे, इसके लिए जो WH वर्ड यूज होते हैं, हालांकि इसे WH वर्ड नहीं कहते हैं हम, क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू नहीं होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में आप हाउ को WH वर्ड बोल सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि हाउ का प्रयोग करेंगे, हम लोग महान हैं, तो आर वी ग्रेट इत्यादि। तो यहां तक हम लोगों ने इस आर एम का प्रयोग 4 तरीके से किया। अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार, नेगेटिव सेंटेंस के अनुसार, यस नो क्वेश्चन के अनुसार, WH क्वेश्चन के अनुसार। हमने देखा कि टर्म कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो,
इधर एम का प्रयोग जो होते हैं किसी वस्तु के रंग रूप आकार गुण विशेषता अर्थात स्टेट को इंडिकेट करने के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। अब स्टेट से रिलेटेड एक टर्म के बारे में हम लोग समझ लें और वह होता है हमारा स्वभाव। अब नोट में देखेंगे आप स्वभाव, जिसे हम लोगों ने छोड़ा था, क्योंकि अब तक हमने जितना भी एग्जाम्पल देखा इसमें किसी वस्तु के रंग के बारे में बातें किया, रूप के बारे में बातें किया, आकार के बारे में बातें किया, गुण के बारे में बातें किया, पद के बारे में बातें किया। अब एक बार हम लोग स्वभाव के बारे में समझ लें। स्वभाव बोले तो नेचर ऑफ अ थिंग, अर्थात स्वभाव। अब यहां एक एक एग्जाम्पल को बड़ी आसानी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। यहां हम एक एग्जाम्पल रखते हैं, गाय सीधी होती है। गाय सीधी होती है, इट इज द नेचर ऑफ अ काउ। यह एक वस्तु के स्वभाव के बारे में हमने बातें किया। एक बार जो है ना, जिस नाउन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में एक ऐसे भी डिस्कस कर लें, गाय यह एक काउंटेबल नाउन है। अभी सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में यूज हुई है। तो गाय सीधी होती है, किस गाय के बारे में बोला गया है? हमने यहाँ पे देखा गाय सीधी होती है, पर्टिकुलरली हम किसी एक गाय के बारे में इंडिविजुअली नहीं बोले हैं। इसका मतलब हुआ दुनिया की हर गाय सीधी होती है। तो हम इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं या इस तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, इन्हें जनरल फॉर्म में रखा जाता है, जनरल बोला जाता है, अर्थात यह सभी गायों के स्वभाव के बारे में बातें कर रहा है। यानी जब भी, अब दूसरा बात देखेंगे, जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उसके संपूर्ण जाति का बोध होता हो तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। द काउ इज सिंपल। हालांकि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, अ काउ इज सिंपल। द काउ इज सिंपल बनाइए या अ काउ इज सिंपल बनाइए, बात एक ही हुआ। कब? जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता हो। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? इसके बाद देखेंगे गायें सीधी होती हैं। इस सबसे पहले आप समझें कि हम जिस नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह एक काउंटेबल नाउन है और इस बार इसे प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। गाय सीधी होती है, कौन सी गाय? सभी गाय। होता है, होती है, होते हैं, इन सभी से जनरली सभी का बोध होता है। तो जब सभी का बोध होता है तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जनरल फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं। यानी यहां से जनरल नाउन का प्रयोग हो रहा है, यानी कि दुनिया की सभी गायें सीधी होती है। अब यहां देखिएगा कि नाउन जो है ना आपके प्लूरल फॉर्म में है। तो जब किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन से संपूर्ण जाति का बोध होता हो तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ट्रांसलेट करेंगे काउज आर सिंपल, लेकिन बात को ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, बात तो एक ही हुआ। यहाँ एक से अनेक का बोध हो रहा है, यहाँ अनेकों से अनेक का बोध हो रहा है। यानी जब भी सभी का बोध हो रहा है, सेंटेंस को हम ऐसे प्रेजेंट करें या ऐसे प्रेजेंट करें, अतः इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं।
द काउ इज सिंपल। बट ध्यान रहे कि जब आप नाउन के साथ द का प्रयोग करेंगे तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, द का प्रयोग नहीं करेंगे नाउन प्लुरल फॉर्म में रहेगा, उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लुरल में और प्लुरल को सिंगुलर में रख सकते हैं, तो रख सकते हैं जब दोनों सेंटेंस से एक ही अर्थ निकलता हो तो हम दोनों सेंटेंस को एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि अगर प्लुरल फॉर्म में रखेंगे तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि यदि हम प्लुरल को सिंगुलर में रख सकते हैं तो क्या इस सिंगुलर को प्लुरल में नहीं रख सकते क्या? तो रख सकते हैं। आप इसे भी ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, काउस आर सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है ना सिंगुलर को प्लुरल में रखिए या प्लुरल को सिंगुलर में रखिए, लेकिन यह फैसिलिटी, यह सुविधा आपको सिर्फ इसी तरह के सेंटेंस में दिए जाते हैं जहां से जनरल कंडीशन का बोध होता हो, जहां एक से अनेकों का बोध होता हो, सभी का बोध होता हो, या अनेकों से सभी का बोध होता हो। तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, अ काउ इज सिंपल। अब आपकी मर्जी, जिस तरह से ट्रांसलेट करना हो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब नाउन को हम प्लुरल फॉर्म में रखेंगे उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आप, पानी ठंडा होता है। और पानी, इस बार हम अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा कर रहे हैं और इसे भी जनरल फॉर्म में रखा गया है। पानी ठंडा होता है यानी कहीं का भी पानी हो, किसी भी प्रकार का पानी हो, ये पानी का नेचर है, स्वभाव है कि पानी ठंडा होता है। नदी का हो, नाले का हो, पोखर का हो, तालाब का हो, नल का हो, कल का हो, कहीं का भी हो, इसकी स्वभाव है कि जल ठंडा होता है। तो ये जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, हालांकि हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाटर इज कोल्ड। ये हो गए, हमने जो है ना वस्तु के स्वभाव को प्रेजेंट किया इन जनरल फॉर्म। कभी कभी ये सारी चीजें जो है ना पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाती है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके पर्टिकुलर फॉर्म को हम आपको समझा रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर फॉर्म को कैसे समझते हैं। नोट, मान लीजिए गाय सीधी है। गाय इस बार सिंगुलर फॉर्म में है, काउंटेबल है और हम इसे पार्टिकुलर बोलेंगे। आप ये वो सेंटेंस से इसकी तुलना करके समझ लीजिए। गाय सीधी होती है मतलब सभी, गाय सीधी है मतलब जो खास है, जिसे हम जान रहे हैं, जिसे हम देखे हैं या जिसे हम खुद महसूस किए हैं कि सीधी है। तो इस परिस्थिति में इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द काउ इज सिंपल। बोलिए, कोई दिक्कत? तो जब नाउन मान लीजिए पर्टिकुलर फॉर्म में हो तो सिंगुलर में हम दी का प्रयोग करते हैं, जब नाउन जनरल फॉर्म में हो तो सिंगुलर में हम दी का प्रयोग करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस यहाँ नहीं होता है। लेकिन जब नाउन हमको हम प्लुरल फॉर्म में लेके चलेंगे और अनकाउंटेबल में लेके आते हैं तो वहां कैसे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। आइए, तो हम लोग यहाँ जो है ना नेचर ऑफ थिंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ आपको एक एग्जांपल दे करके बताया गया, गाय सीधी है। तो जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन से किसी खास नाउन का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखेंगे
गायें सीधी है, यह एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है और यहां से पार्टिकुलर का बोध हो रहा है, यानी वे सभी गायें जिसे हम जानते हैं कि सीधी है उसके बारे में बोला गायें सीधी है। अगर यह पार्टिकुलर है तो हम यहाँ प्लूरल फॉर्म में भी द का प्रयोग करते हैं। द काउज आर सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, पानी ठंडा है। पानी यह एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ और इस बार ये भी पार्टिकुलर है, यानी अब हम खास पानी के बारे में बात कर रहे हैं जो ठंडा है। हमने उसका टेस्ट किया या हम इसे जानते हैं कि ठंडा है और हमने बोला कि पानी ठंडा है। तो जब हम ऐसे किसी सेंटेंस, ऐसे किसी नाउन को जब इस तरह के सेंटेंस में हम प्रेजेंट करते हैं तो वह सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ द का प्रयोग करते हैं। द वाटर इज कोल्ड इत्यादि। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आपने अच्छा से समझ लिया कि जब हम किसी वस्तु के नेचर को प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक जो होते हैं ना जनरल फॉर्म होता है और एक पार्टिकुलर फॉर्म होता है। अब उन दोनों चीजों को यहां आप समझेंगे एक गैलेंस के अनुसार। नाउन इन जनरल फॉर्म, इन पार्टिकुलर फॉर्म। जनरल को कैसे पहचानेंगे आप? होता है, होती है, होते हैं। और पार्टिकुलर को है, हो, हूं। अब ये हमारे हिंदी सेंटेंस के बनावट हो गए कि अगर किसी वस्तु के स्वभाव के बारे में आप बात कर रहे हो और लास्ट में होता है, होती है, होते हैं जैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हो, तो वहां पे नाउन को जनरल फॉर्म में माना जाता है। लेकिन जब वहां पे आप है, हो, हूं का प्रयोग करते हो तो इसे पार्टिकुलर फॉर्म में माना जाता है। तो जनरल फॉर्म के अनुसार आप समझेंगे द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो इसके पहले हम द लिखेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, इसके भी पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जब किसी सेंटेंस के अंत में होता है, होती है, होते हैं लाइक दैट टर्म का प्रयोग हो तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही द का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप सिंगुलर को प्लूरल में प्रेजेंट करना चाहते हैं या प्लूरल को सिंगुलर में प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन है और आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका आपको पूरी इजाजत है। दूसरी बातें हो गया कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए, है, हो, हूं, द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब यही नाउन पार्टिकुलर फॉर्म में आएगा तो हम सभी के साथ द का प्रयोग करेंगे, वह सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, काउंटेबल का या अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ द का प्रयोग करते हैं। अब किसी नाउन को आप जनरल फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, बात समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है। तो यहां तक हम लोगों ने इज एंड एम का प्रयोग किया।
जो प्रेजेंट टाइम में किसी वस्तु के स्टेट, पोजीशन और एक्शन को, प्रेजेंट टाइम में किसी वस्तु के स्टेट मतलब रंग, रूप, आकार, गुण, विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। वर्ब टू बी अभी आपके समाप्त नहीं होते हैं, अभी इसके जो है ना पास्ट फॉर्म का भी प्रयोग करने होते हैं। तो हम पास्ट फॉर्म के लिए जो है ना न्यू वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसे समझेंगे और अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे, जो कि आपका ट्रांसलेशन है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस थेसिस को तो आप ही जानते होइएगा। अच्छे टीचर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके जो भी मतलब कि संपर्क में है, जो भी आपको पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर कभी गलत होते ही नहीं, और जब भी वो कोशिश करते हैं आपको कुछ समझाने का, देने का, बहुत बेहतर कोशिश करते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप बेहतर कोशिश नहीं करते। तो हम अच्छा पढ़ाते हैं, इट्स माय क्वालिटी, तो मेरे काम आएगी। आपके काम क्या? जब तक आप बेहतर ना करें। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो सही तरीका से जो है ना सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई स्टडी नहीं है। आप जो है ना किसी भी पब्लिकेशन का ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए और इससे आधारित ट्रांसलेशन को घर पे ट्रांसलेट कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, आपके प्रॉब्लम को वहां सॉल्व, पर्टिकुलरली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होंगे। ओके, राइट डाउन।